हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IBS एंड FNA कोर्स। आज हम मास्टर बजट के पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक इनकम स्टेटमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे पहले एक चीज बता दूं, इनकम स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपका बजट का पार्ट है, लेकिन जो एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनता है उसमें एक्चुअल कॉस्ट फ्लो होगा। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस के रेट से फ्लो होगा। यहाँ पर जो इनकम स्टेटमेंट बना है इसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेट फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जो रेवेन्यू कैलकुलेट किया हमने वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस के बेस पे किया है कैलकुलेट। जो हमारा था इसको क्वार्टरली डिवाइड करके बनाया। ठीक है, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है, रेवेन्यू सारा कैलकुलेट करने के बाद जो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं वो हमने किस रेट से लिया है, वो भी हमने स्टैंडर्ड प्राइस लिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया है। जो हमारा प्रोडक्शन में हमने जो चार्ज किया था, जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस अभी कैलकुलेट किया, देखा है आपको कैलकुलेशन कैसे किया हमने, उस बेसिस पे हमने इसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना था। जो बजटेड इनकम स्टेटमेंट होता है ये इनकम स्टेटमेंट नहीं है, ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन अपने जो हमने प्रोडक्शन और मटेरियल जितने भी चीजें सबका बजट बना है उसके बेस पे बना हुआ है, इसीलिए ये रियलिस्टिक नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। तो इसको जब एक बार बना लोगे और फिर मान लो कि आपका जब एक्चुअल सेल हुआ Q1 में, तो वहाँ पे आ रहा है अगर 32,000, तो फिर आप यहाँ पे चेक करोगे प्राइस वेरिएंस करके एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला जो फार्मूला है, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इस फार्मूले से आपको क्वांटिटी का वेरिएंस निकलेगा, फिर एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इससे आपको प्राइस वेरिएंस का पता चलेगा। तो ये फिर तब आप कैलकुलेट कर पाओगे कि ये क्या है और ये क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये आपको बजट बनाया जाता है ताकि आप समराइज वे में आप अच्छे से बाद में कैलकुलेट करके निकाल सको। हम परफॉर्मेंस एनालिसिस में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। Subscribe to the Indian Business School and press the bell icon so that you will never miss any update. अब ये मोटा मोटी बस ये है कि आपको क्वार्टरली में हमने डिवाइड कर लिया अपने टोटल रेवेन्यू को। ठीक है, प्रोडक्शन वाइज। उसके बाद हमने सारा कॉस्ट फ्लो कर लिया। ये कॉस्ट जो है हमारा, ये कॉस्ट वही कॉस्ट है जो हमने बजट से, प्रोडक्शन बजट से बनाया है। आप यहाँ पे चेक करना, 6,39,000 जो है इतना ही अमाउंट आपको दिखेगा उसमें। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो गया। उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, 51,000। तो उसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। उसका परसेंटेज कैलकुलेट का सिंपल फार्मूला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू से। ठीक है, तो ये 51,000 को हमने इससे डिवाइड किया है तो 24% आ रहा है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। उसी तरीके से सारा कैलकुलेट किया है। और इसको फर्दर आप, एक और प्रोसेस होता है उसमें आप क्या करोगे कि अगर जैसे यहाँ पे तो वो चीज पॉसिबल नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में परसेंटेज चेक करने की कोशिश करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो उस बेसिस पे कितना रेवेन्यू ग्रो हो रहा है क्वार्टरली, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 में, उसका एक ट्रेंड बन के आता है। ठीक है, और उससे ये भी पता चलता है कि हम कितना इफेक्टिवली अपना कॉस्ट को कम कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट को कम कर रहे हैं और अपना रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू अगर आपका बढ़ रहा है साथ के साथ कॉस्ट भी सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, तो ये परसेंटेज जो है ना एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टारगेट करा है कि हम अपना कॉस्ट को इफेक्टिव करेंगे। तो आप देखो यहाँ बढ़ा है, उससे भी बढ़ रहा है, उससे भी ज्यादा। ये इसलिए बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है, इसलिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट भाग रहा है। तब वो ऐसे आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपका ऐसे जाएगा। यहाँ पर आप क्वार्टरली है, इसको अगर आप बनाओगे मैट्रिक्स तो वो इस तरीके से आएगा, यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है सिमिलर रेट पे बढ़ रहा है, आगे नहीं जा रहा। और वो यहाँ पे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम कॉस्ट कम कर रहे हैं। ये इनकम स्टेटमेंट हम बजटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। उसके बाद डायरेक्ट मैन्युफैक्चर लेबर का कॉस्ट जितना भी हमें मिला वो सबको यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, क्वार्टरली वाइज। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोडक्शन से ही है। आप देखो प्रोडक्शन में डायरेक्ट डिप्रिसिएशन का कॉस्ट 5,000 था, रेंट का कॉस्ट जो था वो 20,000 था। ठीक है, इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट का 10,000 था। तो वही कॉस्ट को हमने सेग्रीगेट किया। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोल दो, वो हमारा निकल के आए। उसका भी फॉर्मूला सिंपल है, इस अमाउंट को डिवाइड कर देंगे रेवेन्यू से, हमारा निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और उसके बाद जैसे ही हम टैक्स को माइनस करेंगे हमारा नेट इनकम आ जाएगा। इंटरेस्ट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोन वगैरह कुछ नहीं लिए हैं, तो अदरवाइज यहाँ पे लोन का अमाउंट माइनस होता। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स करके आता, जिसको पैट बोलते हैं, और अर्निंग आफ्टर टैक्स है EAT बोलेंगे। ठीक है, जब टैक्स माइनस कर दिया तो नेट इनकम आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने EBITDA भी कैलकुलेट करा है आपको। EBITDA कैसे कैलकुलेट होगा कि EBIT में हम ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन का अमाउंट। ठीक है, यानी कि ये इनकम जो है हमारा, इसमें ऐड करेंगे जैसे डिप्रिसिएशन का अमाउंट, तो ये अमाउंट निकल के आएगा। उसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। यानी कि ये एक्चुअली कॉस्ट जो डिप्रिसिएशन का है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट नहीं है इसमें, यानी कि आपका कैश एक्सपेंस नहीं हुआ है। ठीक है,
तो ये आपको बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है एक्चुअली में। नेट प्रॉफिट में भी आपको डाइल्यूट करे, लेकिन एबिटा आपको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये फाइनेंशियल ईयर सारा जो मैंने बनाया है ये किस तरीके से बनाया है, उसको हम एक्सेल शीट में देखते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट को। तो ये हमारा क्वार्टरली है। ठीक है, इन सारे को क्वार्टरली को जब हम क्लब कर देंगे अपना ईयरली निकल के आ जाएगा। अब ईयरली को हमने क्या किया है कि एजम्पशन लिया है कि 10% से ग्रोथ होगा, तो आप इसमें 10% का रेट लगाया है, आप यहाँ देखोगे। ठीक है, उसके बाद इसको हमने 12% का रेट लगाया है। ये डिपेंड करता है मार्केटिंग रिसर्च से और मैनेजमेंट के डिसीजन से कि कितना % ग्रोथ होने वाला है, वो फाइनल होकर के वही परसेंटेज बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो तीसरा प्रोडक्ट था हमारा, उसका भी हमारा एंटिसिपेटेड है कि 8% ग्रोथ होगा, तो वो हमने 8% से ग्रोथ किया। ठीक है, कंपनी इसको थोड़ा सा स्प्लिट भी कर सकती है क्वार्टरली के बेसिस पे, लेकिन इन जनरली नहीं होता है क्योंकि ये हम ईयरली बजट बना रहे हैं। ठीक है, जब हम क्वार्टरली बजट बनाएंगे तो इसको जब हम आगे के बजट से बनाएंगे, मान के चलिए कि ये हमारा क्वार्टर के बेस पे अगर हम बना रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि Q4 के बाद Q5 में जो है ना 5% ड्रॉप डाउन आता है, हम उसको 5% ड्रॉप डाउन करेंगे। उसके बाद Q1 में क्या है, Q2 में क्या है कि 15% जंप होता है, तो हम 50% जंप करेंगे। तो वो जब ये क्वार्टरली बजट बनता है तब आप सीजनलिटी फैक्टर को देख करके और फोरकास्टिंग और मार्केट रिसर्च के बेस पे ये बजट बनता है। ठीक है, लेकिन जब आप एनुअल बजट बना रहे हो तो एक रेट लेकर के आप इसको आगे कैलकुलेट कर लोगे, इसमें इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट में आएंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है एक्सपेक्टेड की 5% हम बढ़ाना है, कॉस्ट कटिंग करना है। ठीक है, तो हम 5% बढ़ाने वाले हैं, हर साल हमने 5% बढ़ाया है। ठीक है, तो ये हमारा इसके बेसिस पे हमने 5% इसको बढ़ाया, जो हमारा 24.5% था उसका 5% बढ़ाया, तो इतना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना होना चाहिए। ठीक है, इस बेसिस पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमने क्या किया, रेवेन्यू से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल के आ गया। तो इस तरीके से एजम्पशन लेके हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेट किया है। कंपनी इसको डिटेल में प्रोडक्शन बजट में, यहाँ पे जो प्रोडक्शन बजट है आपका, उस बेसिस पे भी प्लान बना सकती है। दिखाता हूँ, यहाँ जो आपका प्रोडक्शन बजट है, ठीक है, इस पे फर्दर कंपनी कैलकुलेट करेगी कि हमारा टोटल फिनिश गुड इतना इतना है हमारा, और हमारा एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो ये है। ठीक है, आगे कितना सेल करना है वो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से ये पता चलेगा कि हमें इतना सेल करना है इन प्रोडक्ट का, तो इतना अमाउंट सेल करने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए, तो हम इसको डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ये है हमारा, इससे निकल के आ जाएगा कि हमको इतना क्वांटिटी सेल करना है। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्वांटिटी जैसे निकल के आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये एंडिंग बैलेंस जो है वो दूसरे साल में आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आप ये ले लोगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कि उसके बाद यहाँ पे हमने जो अभी कैलकुलेट किया था इसके बेस पे कुछ 5300 कुछ आ रहा था, वो क्वांटिटी हमें मान लीजिए कितना क्वांटिटी वो सेल करना है। उसके बाद हमको कितना फिनिश गुड रखना है, तो मान के चलिए हम 10% रखते हैं, तो हम 550 क्वांटिटी रख लेंगे, तो हमारा डिजायर प्रोडक्शन का प्लान रेडी, कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया है। फिर ये आपको क्या होगा कि फिर से ये जो बजट है आपका आगे बढ़ाने के लिए सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा, तरीके से 4-5 साल का आपका सारा प्रोडक्शन प्लान बन जाएगा, प्रोडक्शन प्लान का बजट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएंगे, ये जितने भी एक्सपेंसेस है अपना, उन सबको हम किसी न किसी एजम्पशन के बेस पे उसका बजट बनेगा, और वो डिसाइड होगा कि ये कितना कॉस्ट बढ़ने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग लेबर का कॉस्ट 8% के रेट से बढ़ रहा है, तो ये मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन मिलेगा, या फिर जो भी आपको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर हेड का हेड होगा वो इसका बजट सबमिट करेगा। ठीक है, उस बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा। फिर इक्विपमेंट मेंटेनेंस में कितना खर्चा जाने वाला है, हमने 15% से बढ़ाया है। ठीक है, तो जो भी जैसा रिपोर्ट आएगा उस बेसिस पे इसका इक्विपमेंट मेंटेनेंस के बाद आपको यूटिलिटी का 5% बढ़ेगा, उसके बाद इसका 8% बढ़ने का रेट चांस है। ठीक है, तो जिसका जितना चांस है उस बेसिस पे कैलकुलेट कर देंगे। डिप्रिसिएशन तो उतना ही रहेगा, और डिप्रिसिएशन अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो उसका जब कैपिटल आएगा तो उस बेसिस पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आएगा, तो वो हम वही यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे 5 साल का फोरकास्ट कर रहे हैं। तो अभी हम 2024 में है, तो हमारा 8,47,000 का रेवेन्यू है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 2028 में हमारा रेवेन्यू बढ़ करके 12,24,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना % ग्रोथ हुआ आइए देखिए, तो हमारा 76% ग्रोथ हो जाएगा 5 साल में।
उसका मंथली ईयरली बेसिस पे भी देख सकते हैं कितना कितना % ग्रोथ हो रहा है, तो वो सब हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जैसे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रहेगा उसके बाद सिंपल है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है आपका डेप्थ का शेड्यूल बनाओगे, अपना सारा लिखोगे कि कितना कितना लोन है, उसका क्या क्या इंटरेस्ट रेट है, तो उससे आपका एक्सपेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके अलावा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किए, वहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, यानी कि क्या इनकम आने वाला है फाइनेंस कॉस्ट, उसको माइनस करके टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे आएगा। और उसके नीचे इंटरेस्ट इनकम भी आप दे सकते हो। ये दोनों यहाँ पे आकर के फिर उसके बाद आपको आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट यहाँ पे आप नीचे में आ जाएगा। उसके बाद टैक्स भी आप कैलकुलेट करोगे बेस्ड ऑन आप हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकली आपका कितना % एवरेज टैक्स लगता है, तो वो यहाँ पे हम लाएंगे, उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा 1,04,000 था, वो बढ़ करके 2,04,000 हो रहा है, तो यानी कि कितना % भाग गया, ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो ये आप 5 साल में हम अपना नेट प्रॉफिट डबल करने वाले हैं और रेवेन्यू को 74-75% बढ़ाने वाले हैं। तो ये टारगेट सेट हो गया। तो ये क्या है, मास्टर बजट एक तरीके से आपको टारगेट दे रहा है। बाद में आप डिफरेंसेस चेक करोगे और वेरिएंस एनालिसिस करोगे। जैसे ही आपको जनवरी का Q1 क्लोज होगा, उसके बाद आप वेरिएंस एनालिसिस करोगे इसका एक्चुअल के साथ। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंसेस पता चलेगा उस पे हम इस क्वार्टर का बजट को फर्दर रिवाइज कर सकते हैं। ये अभी स्टैटिक फॉर्म में है। जब आप जनवरी में हो तो इसका आपको फोरकास्ट रेडी रहेगा, फोरकास्टेड बजट जो होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही Q1 हम क्लोज करेंगे उसका वेरिएंस एनालिसिस होगा और उसके बाद Q2 का आपको फोरकास्ट यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। उस तरीके से ये रिप्लेस होता जाएगा और इधर आपका एड ऑन होता जाएगा एक्स्ट्रा ये क्वार्टर इसमें। ठीक है, इसको स्प्लिट करते जाएंगे और क्वार्टरली बनाते जाएंगे और इधर फोरकास्ट ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। So I think I'm done for the day. मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you very much. Subscribe to the Indian Business School and press the bell icon so that you will never miss any update.